हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले वाले वीडियो में अपन 2-3 वीडियो कर चुके हैं और उस वीडियो में आपने और अपन सबने राजनीति विज्ञान क्या है, पॉलिटिकल साइंस क्या है, इसके बारे में हमने बात की थी। और उसके बाद में हमने इसके अर्थ की बात की थी, राजनीति विज्ञान के अर्थ क्या है, ये सारी चीज़ हम पहले ही क्लियर कर चुके हैं इस वीडियो में, इससे पहले वाले में। और अपना जो दृष्टिकोण की बात जो चल रही थी, जो 2 दृष्टिकोण की अपनी बात चल रही थी कि राजनीति विज्ञान के जो 2 दृष्टिकोण है वो कौन कौन से हैं। पहला है अपना परंपरागत दृष्टिकोण, दूसरा है अपना आधुनिक दृष्टिकोण। इसके बारे में मैंने आपको थोड़ा सा कल के वाले वीडियो में से पहले वाली वीडियो में आपको बता चुकी हूँ कि राजनीति विज्ञान में सबसे पहले 2 दृष्टिकोणों का प्रतिपादन हुआ था। पहला है अपना परंपरागत दृष्टिकोण, दूसरा है अपना आधुनिक दृष्टिकोण। परंपरागत दृष्टिकोण की अपन ने बात कर ली थी कि इसकी विशेषताओं की हमने बात करी थी कि तथ्यों पर जोर देता है, मूल्यों पर जोर देता है, तकनीक पर जोर देता है। और एक तरह से इसको परंपरागत जो अपना जो दृष्टिकोण है, इसको अपन एक तरह से आदर्शात्मक या ऐतिहासिक या दार्शनिक, यानी कि इसको काफी नामों से जाना जाता है। जो परंपरागत जो दृष्टिकोण है इसको काफी नामों से जाना जाता है, जैसे कि आदर्शात्मक है दृष्टिकोण, या हम ये कह सकते हैं कि ऐतिहासिक है दृष्टिकोण, या इसको हम दार्शनिक दृष्टिकोण भी कह सकते हैं, या हम इसको वर्णनात्मक दृष्टिकोण के नाम से भी जान सकते हैं, वर्णनात्मक दृष्टिकोण के नाम से भी जान सकते हैं। वो क्यों? क्योंकि परंपराओं पर यानी कि पहले के विचारों पर आधारित दृष्टिकोण रहा है। इसके साथ में अपन ने एक और बात करी थी कि इसकी जो प्रविधियां हैं, यानी कि इसकी जो पद्धतियां की हमने बात की थी कि इसकी पद्धतियां कौन कौन सी। सबसे मेन जो आपको याद होगा कौन सी थी, निगमनात्मक इसकी पद्धति थी, निगमनात्मक पद्धति। निगमनात्मक पद्धति मैं आपको बता ही चुकी हूं कि एक ऐसी पद्धति होती है जो हमेशा सरल से कठिन की ओर ऊपर जाती है, यानी कि इसका जो झुकाव है वो सरल, यानी कि स्टार्टिंग में इसका जो झुकाव है वो बेसिक्स नॉलेज से होगा, यानी कि बिल्कुल इजी गोइंग में होगा। उसके बाद इसका जो सिरा होगा वो कठिन की ओर जाएगा, यानी कि ये नीचे से ऊपर की तरफ जाती है, यानी कि सरल से कठिन की ओर जाती है। तो इसकी जो मेन जो प्रविधि है या पद्धति है वो है निगमनात्मक पद्धति। इसी के साथ में अगर हम एक और चीज जोड़ दें कि इसकी पद्धति की हमने कल बात कर ली थी वैसे डिटेल में, तो मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा ही आपको बताऊंगी क्योंकि हमने कर चुके थे। तो इतिहास, इसका जो परंपरागत दृष्टिकोण, इसको आदर्शात्मक, वर्णनात्मक, दार्शनिक, ऐतिहासिक दृष्टिकोणों के नाम से भी जाना जाता है। और इसकी जो पद्धति है मुख्य रूप से वो है निगमनात्मक पद्धति। यहाँ तक हमारी बात हो चुकी थी। अब चलिए इसके बारे में हमने इसकी विशेषताओं की हमने इसकी बात की थी कि विशेषताएं यानी कि किस पर सबसे ज्यादा ये जोर देता है। देखिए एक चीज समझने की आपकी कि परंपरागत दृष्टिकोण मुख्यतः, ये ध्यान में रखना क्योंकि आपके ये क्वेश्चन हमेशा बनता है और ये क्वेश्चन वैसे आपको ध्यान में भी रखना होगा और इसका आंसर भी आप देख लीजिए कि हमेशा की परंपरागत दृष्टिकोण मुख्यतः किस पर जोर देता है, मूल्यों और तथ्यों की बात की है इसने। यानी कि परंपरागत दृष्टिकोण मुख्यतः किस पर जोर देता है, मूल्यों और तथ्यों पर जोर देता है, प्लस तकनीक पर भी जिसने जोर दिया है, तकनीक पर भी जोर दिया है। क्योंकि जो परंपरागत दृष्टिकोण है उसके जो मुख्य विचारक थे वो कौन कौन से थे आपको ध्यान होगा, प्लेटो, अरस्तु, कांट, ये सारे एक्निवास, ये सारे इसके मुख्य विचारक थे। क्योंकि आपके क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि परंपरागत दृष्टिकोण के मुख्य विचारकों या मुख्य प्रतिपादकों का नाम बताइए, तो मुख्यतः आप इसका आंसर ये लिखेंगे कि इसके मुख्य जो प्रतिपादक है वो प्लेटो, अरस्तु, कांट, हीगल, एक्निवास ये थे, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यहां तक अपनी बात हो चुकी थी। अब चलिए अपन आ जाते हैं अपने इसके आगे वाले पॉइंट पे। इसको मैं इरेज कर देती हूँ। यहाँ पे अपना ए पॉइंट ही चल रहा है अभी तक, परंपरागत दृष्टिकोण ही चल रहा है। परंपरागत दृष्टिकोण में राजनीति विज्ञान का जो अध्ययन का जो क्षेत्र है वो क्या रहा है। देखिए अब कि परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान के अध्ययन का क्षेत्र के अध्ययन का
क्षेत्र। हम ये अभी फर्स्ट पॉइंट पे चल रहे हैं, यानी ए पॉइंट पे अपन चल रहे हैं कि राजनीति विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण का जो अध्ययन का जो क्षेत्र है वो क्या रहा है। देखिए पहला इस पे आएगा आपका स्पष्ट रूप से राज्य का अध्ययन, यानी कि राजनीति विज्ञान का परंपरागत दृष्टिकोण का जो अध्ययन का जो क्षेत्र है वो सबसे पहला क्या है कि राजनीति विज्ञान का ये दृष्टिकोण किसका ज्यादा अध्ययन करता है। क्योंकि मैंने आपको सबसे फर्स्ट वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि परंपरागत दृष्टिकोण राज्य की प्रधानता पर जोर देता है और आधुनिक दृष्टिकोण तार्किकता पर जोर देता है। तो मैंने फर्स्ट वाली वीडियो में आपको ये बात बता दी थी कि राजनीति विज्ञान का परंपरागत दृष्टिकोण राज्य की प्रधानता, यानी कि उसका अध्ययन का जो क्षेत्र है वो क्या होगा, राज्य। तो अपना फर्स्ट पॉइंट में क्या है कि राज्य का अध्ययन, कि राजनीति विज्ञान का परंपरागत दृष्टिकोण किसका अध्ययन करता है, मुख्यतः राज्य का अध्ययन। अब राज्य का अध्ययन हो गया हमारा, लेकिन इसमें भी एक और चीज मेन होती है कि इस दृष्टिकोण से ऐसे कौन से विचारक हैं। देखिए क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है कि राजनीति विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार इसका जो अध्ययन क्षेत्र है राज्य का जो अध्ययन करता है उससे जुड़े हुए विचारकों के नाम बताइए, क्योंकि आपको ये विचारक तो याद रखने ही होंगे। इससे रिलेटेड, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस में ये जो विचारक है ये इंपॉर्टेंट होते हैं और एक दो क्वेश्चन तो कंपलसरी ये आएंगे ही आपके कि इससे जुड़े हुए विचारक का नाम बताइए या इससे जुड़े हुए पुस्तक के जो ऑथर है उसका नाम बताइए। तो यहाँ पर अपन फर्स्ट पॉइंट की बात कर रहे हैं कि राजनीति विज्ञान के अध्ययन के जो मुख्य विचारक हैं वो है गार्नर, वो है गार्नर, गैटल, ब्लंटशली, ये मुख्य विचारक है। गार्नर, गैटल, ब्लंटशली और एक और है गिलक्राइस्ट, गिलक्राइस्ट। अब देखिए ये मुख्य विचारक हैं कि इन्होंने मुख्यतः राजनीति विज्ञान के अध्ययन पर सबसे ज्यादा इन विचारकों ने जोर दिया और कहा कि राजनीति विज्ञान में मुख्य रूप से गार्नर के अनुसार क्या कहा इन्होंने, मुख्य आप देखिए कि राजनीति विज्ञान में मुख्य जो परिभाषा आती है वो गार्नर की आती है। इन्होंने क्या कहा है कि राजनीति विज्ञान का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ ही जुड़ा है। मुख्यतः इसकी परिभाषा कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती है कि राजनीति विज्ञान का प्रारंभ व अंत राज्य से जुड़ा है, राज्य से जुड़ा है। क्या कहा है गार्नर ने कि राजनीति विज्ञान का प्रारंभ भी राज्य से ही हुआ है और इसका अंत भी किससे हुआ है, राज्य पर आकर जुड़ा है। ये इंपॉर्टेंट परिभाषा है गार्नर की, क्योंकि ये परिभाषा बहुत बार बहुत से एग्जाम में, कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी पूछ ली जाती है। तो आपको ये परिभाषा याद होनी ही चाहिए कि गार्नर ने राज्य के अध्ययन के विषय में क्या कहा है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हमारा आता है दूसरा विचारक गैटल। गैटल ने भी कहा है कि राज्य के अध्ययन यानी कि राजनीति का जो अध्ययन का जो क्षेत्र है वो पूरा का पूरा राजनीति विज्ञान का अध्ययन क्षेत्र राज्य से जुड़ा है, क्षेत्र राज्य से जुड़ा है। ये भी राज्य के अध्ययन पर ही जोर देते हैं, इसलिए इन्होंने क्या कहा कि राजनीति विज्ञान का अध्ययन का जो क्षेत्र है पूरा का पूरा किससे जुड़ा है, राज्य से जुड़ा है। अब मेन जो है इसमें एक अरस्तु है, इसमें मेन है इसमें अरस्तु। जैसे कि मैंने गार्नर की बात करी थी, अरस्तु की भी मैं बात करूं यहाँ पे। अरस्तु क्या कहते हैं कि मानव स्वभाव से एक राजनीतिक प्राणी होता है। क्या कहा इन्होंने अरस्तु ने कि मानव स्वभाव से एक राजनीतिक प्राणी है। कैसा कि उसके स्वभाव से ही वो कैसा है, प्राणी है, राजनीतिक प्राणी है। इंपॉर्टेंट है। देखिए अरस्तु ने एक चीज और क्लियर की थी यहाँ पे, उन्होंने राजनीति के विषय में एक और बात कही थी कि अगर मनुष्य राज्य के बिना रह रहा है या समाज के बिना रह रहा है तो या तो वो पशु तुल्य है या फिर वो देवता है। इंपॉर्टेंट परिभाषा है ये, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार बहुत बार पूछी गई है कि ऐसा किसने कहा कि मानव अगर समाज और राज्य के बिना रह सकता है तो वह या तो पशु ही होगा या फिर वो देवता ही होगा। क्योंकि मानव तो ना तो देखो
बिना राज्य के नहीं रह सकता है मानव, और राज्य के बिना भी नहीं रह सकता है, और व्यक्ति समाज के बिना भी नहीं रह सकता है। क्यों नहीं रह सकता है? क्या आपने इस बात का सोचा है कि वो क्यों नहीं रह सकता है? वो इसलिए क्योंकि मानव की जो मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति के लिए समाज का होना अनिवार्य है। अब समाज का निर्माण तो हो चुका, मानव ने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति समाज में रहकर की है, लेकिन इसे झगड़े वगड़े और बहुत सारी मतभेद, व्यक्तियों के आपसी मतभेद, संघर्ष, मनमुटाव, टकराव, ये सारी चीजों का भी, यानी कि ये सारी चीजें भी क्रिएट होंगी। तो इन सभी चीजों को क्रिएट होने से बचाने के लिए राज्य का निर्माण होना आवश्यक है। जैसा कि ना कहा भी क्या है कि राज्य व्यक्ति का वृहद रूप है। प्लेटो ने कहा कि राज्य व्यक्ति का वृहद रूप है, यानी कि व्यक्ति का रूप कैसा है? छोटा है, जबकि राज्य का रूप उसी का एक बड़ा रूप है, यानी कि व्यक्ति बिना राज्य के, बिना समाज के नहीं रह सकता। ऐसा किसने कहा है? अरस्तु महोदय ने। ठीक है, क्लियर हो गया। तो यहाँ पे अपने राज्य के अध्ययन की बात की है, और उसी के आगे अपने गैटल की भी एक परिभाषा अपने लिखी है कि राजनीति विज्ञान का अध्ययन क्षेत्र राज्य से जुड़ा है। अब इन्होंने एक और चीज कही है गैटल ने कि राजनीति विज्ञान, गैटल ने एक और चीज कही है कि राजनीति विज्ञान का अतीत, भविष्य या अतीत, वर्तमान और भविष्य राज्य से ही जुड़ा है, राज्य से ही जुड़ा है। यानी कि अगर हम राजनीति विज्ञान का अध्ययन स्टार्ट करते हैं तो उसका अध्ययन, हम जैसे कई बार होता है कि हमें कोई चीज स्टार्ट करनी होती है, तो हम उस चीज को स्टार्ट करने से पहले हमारे से पहले क्या हो चुका है उस टॉपिक से रिलेटेड या उस चीज से रिलेटेड हम ये जानना चाहेंगे कि क्या हुआ था। कि जैसे कि अब हम बात करते हैं कि मानव का विकास कैसे हुआ, मानव का विकास हुआ तो उनको किस किस चरणों से उसको गुजरना पड़ा, या फिर कौन कौन सी ऐसी चीजें थी जो इन सब की परिस्थितियों के लिए जिम्मेदार थी। तो अगर हम किसी भी चीज को देखते हैं तो हम सबसे पहले किसका सहारा लेते हैं? अतीत का, क्योंकि वर्तमान को सही बनाने के लिए हमें अतीत का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि अतीत का सहारा लिए बिना हम अपने वर्तमान को सही नहीं बना सकते। और वर्तमान को और अच्छा, वो और भी भविष्य में बहुत अच्छा हो, तो इसके लिए हमें भविष्य में उसकी एक अच्छी कल्पना करना आवश्यक है। तभी तो इस दृष्टिकोण को आदर्शात्मक, नैतिक, दार्शनिक कहा गया है। और ये क्या है पे जोर देता है, ये मुख्य रूप से क्या है पे जोर दे रहा है। ठीक है ना, क्या होना चाहिए पे नहीं, क्या है पे जोर दे रहा है, क्योंकि इन दोनों में बहुत अंतर है, परंपरागत दृष्टिकोण और आधुनिक दृष्टिकोण। ठीक है, यहाँ पे क्लियर हो गया कि राजनीति विज्ञान का राज्य का अध्ययन से जुड़े हुए मुख्य विचारक गार्नर, गैटल, ब्लैंशली, गिलक्राइस्ट और अरस्तु थे। इनसे जुड़ी हुई मैंने आपको ये सारी परिभाषाएं समझा दी हैं, और ये परिभाषाएं आपको याद करनी ही पड़ेंगी, मुख्यतः गार्नर की और अरस्तु की। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया, इसको इरेज कर देती हूं मैं। सेकंड पॉइंट पे आ जाइए कि सबसे पहले हमने बात करी थी राजनीति विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण की राज्य का अध्ययन करेगा वो। अब दूसरा पॉइंट है हमारा कि राजनीति विज्ञान का परंपरागत दृष्टिकोण में सरकार का भी अध्ययन किया जाता है, कि राज्य का अध्ययन उसने किया। अब राजनीति विज्ञान का किसका अध्ययन कर रहा है? सरकार का अध्ययन। अब देखिए, सरकार का अध्ययन वो कर रहा है, इसके साथ में उसके साथ क्या कहना चाह रहा है कि राज्य का अध्ययन तब पूरा होगा जब राजनीति विज्ञान सरकार के अध्ययन से जुड़ेगा। अब इस पे आ जाइए कि राजनीति विज्ञान में सरकार के अध्ययन से जुड़े हुए कौन कौन से विचारक थे, जैसे कि सीले और लिलॉग। सीले और लिलॉग, बच्चों ये जो मैं विचारक की ऑथर यहाँ पे थिंकर की लिख रही हूँ, तो ये थिंकर आपको लर्न करने ही होंगे, क्योंकि बिना थिंकर के ये चीज क्लियर नहीं होगी और आपके नंबर भी इसमें नहीं आएंगे। तो ये थिंकर और इनकी परिभाषाएं, डेफिनेशन और ये सारी चीज आपको कम से दो तो ये याद करनी होंगी, और किसने क्या कहा है ये आपको देखना ही पड़ेगा। और मेरे ख्याल से ज्यादा टफ नहीं है, ये परिभाषाएं बहुत छोटी छोटी आपको लर्न हो जाएंगी। हाँ, तो लीले और सिलोक ने क्या कहा है कि लिलॉग क्या कहते हैं, राजनीति विज्ञान सरकार से, जैसे कि हम सीले की बात कर रहे हैं, इन्होंने क्या कहा कि राजनीति विज्ञान, राजनीतिक विज्ञान का अध्ययन किससे जुड़ा हुआ है? सरकार से। सरकार से राजनीति विज्ञान का अध्ययन सरकार
से जुड़ा हुआ है। क्या कहे, सिंपल सी परिभाषा है कि राजनीति विज्ञान का अध्ययन किससे जुड़ा हुआ है? सरकार से जुड़ा हुआ है। अब राज्य क्या है? एक अमूर्त है। राज्य क्या है? अमूर्त, जबकि सरकार क्या है? मूर्त। ठीक है, तो राज्य अमूर्त है, लेकिन जब तक राज्य सरकार का अध्ययन नहीं करेगी या राजनीतिक विज्ञान में सरकार का अध्ययन नहीं होगा, तब तक ये सारी चीजें अमूर्त ही होंगी, बेमानी होंगी, बेकार होंगी। इसीलिए इसमें सरकार, जो कि एक मूर्त संस्था है, उसका अध्ययन होना आवश्यक है। ये चीज भी क्लियर करनी होगी आपको कि राज्य अमूर्त है और सरकार मूर्त। अब देखिए, सरकार यानी कि सरकार में क्या क्या चीजों का अध्ययन होता है? सरकार में शासन प्रणाली का अध्ययन होगा, चुनावों से जुड़ी प्रणाली का अध्ययन होगा, मतदान है, संविधान है, संसद है, यह सरकार के बहुत सारे अंग है। ये सरकार क्या क्या काम करती है या इसमें कौन कौन सी प्रक्रियाएं हैं, उन सभी चीजों का अध्ययन किसमें शामिल है? हमारे सरकार के अध्ययन में। और सरकार का अध्ययन, इसमें सारी चीजें, ये सारे अध्ययन होंगे और तभी ये जो राज्य का अध्ययन है ये मूर्त रूप धारण कर पाएगा। ठीक है, दोनों पॉइंट हो गए हैं। अब बात आती है हमारा थर्ड पॉइंट की, कि राजनीति विज्ञान ने राज्य का अध्ययन किया, राजनीति विज्ञान के परंपरा दृष्टिकोण में सरकार का अध्ययन किया। अब तीसरा पॉइंट है कि राजनीति विज्ञान इसके अलावा और किस किस का अध्ययन कर सकती है? तो राजनीति विज्ञान इसके अलावा राज्य, थर्ड पॉइंट है अपना, राज्य व सरकार दोनों का अध्ययन करती है, दोनों का अध्ययन करती है। राजनीति विज्ञान राज्य का अध्ययन भी है, सरकार का भी अध्ययन है, और राजनीति विज्ञान में राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन भी शामिल है। क्यों? क्योंकि बिना राज्य के अध्ययन के सरकार का अध्ययन अधूरा है और बिना सरकार के अध्ययन के राज्य का अध्ययन अधूरा है, और दोनों जब एक दूसरे का अध्ययन इसमें शामिल होगा तभी ये अध्ययन संपूर्ण कहलाएगा, ऐसा परंपरा दृष्टिकोण के अनुसार कहा गया है। क्योंकि राज्य तो अमूर्त है, सरकार उसको मूर्त रूप देने का काम कर रही है, और वो मूर्त रूप देगा तभी वो ठीक प्रकार से उसकी सारी की सारी सरकार की जो प्रणालियां हैं वो ठीक प्रकार से काम करेगी। इसी में देखो, एक गिलक्राइस्ट की एक महत्वपूर्ण परिभाषा इसमें लिखी है, गिलक्राइस्ट की महत्वपूर्ण परिभाषा इन्होंने लिखी है कि राजनीति विज्ञान राज्य और सरकार की सामान्य समस्याओं का अध्ययन भी करता है। क्या कहा इसने? कि राजनीति विज्ञान राज्य व सरकार, राजनीति विज्ञान राज्य व सरकार की सामान्य समस्याओं का अध्ययन करता है। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं गिलक्राइस्ट? कि राजनीति विज्ञान में राज्य से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, सरकार से जुड़ी हुई भी समस्या है, लेकिन फिर भी वो इन समस्याओं का समाधान भी इसी में ही ढूंढता है, और इसीलिए इन समस्याओं का समाधान का अध्ययन भी राज्य और सरकार के अध्ययन में शामिल है। तो अब राजनीति विज्ञान का परंपरा दृष्टिकोण ने राज्य का अध्ययन किया है, सरकार का अध्ययन किया है, और राज्य और सरकार का अध्ययन किया है। लेकिन इसके अलावा अब राजनीति विज्ञान में एक और चीज इंपॉर्टेंट आ जाती है, जो है सबसे इंपॉर्टेंट, मानव स्वभाव का अध्ययन। अपना फोर्थ पॉइंट है, इसी का फोर्थ पॉइंट है मानव स्वभाव का अध्ययन। अपना फोर्थ पॉइंट है, राजनीति विज्ञान राज्य का अध्ययन है, राजनीति विज्ञान सरकार का अध्ययन है, राजनीति विज्ञान राज्य और सरकार दोनों का भी अध्ययन है। लेकिन साथ के साथ इसमें क्या है कि राजनीति विज्ञान में मानव जीवन से जुड़े हुए या मानव के स्वभाव का भी अध्ययन है। अब देखिए, अब मानव स्वभाव है, क्या मानव स्वभाव एक जगह स्थिर रह सकता है? नहीं रह सकता, क्योंकि मानव स्वभाव कैसा है? निरंतर परिवर्तनशील, निरंतर परिवर्तनशील। इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि लॉस्की ने, जैसा कि कहा गया है कि विज्ञान संगीत के राज्यों के संदर्भ में मानव जीवन के अध्ययन से संबंधित है, और ये व्यक्ति और राज्य के पारस्परिक संबंधों का भी अध्ययन करता है। यानी कि यहाँ पे लिलो जो कहना चाह रहे हैं, वो क्या कहना चाह रहे हैं
कि व्यक्ति, अगर हमें मानव स्वभाव का अध्ययन करना है तो व्यक्ति और राज्य, व्यक्ति और सरकार के बीच में जो आपसी जो संबंध है, हमें उसका भी अध्ययन करना आवश्यक है। और इसके साथ में उन्होंने ये कहा है कि राज्य के द्वारा जो व्यक्ति को जो अधिकार दिए गए हैं, व्यक्ति को जो स्वतंत्रताएं दी गई हैं, व्यक्ति को जो समानताएं दी गई हैं, उनका भी अध्ययन मानव स्वभाव या मानव जीवन के प्रत्येक पक्ष के अध्ययन से जुड़ा हुआ है। क्योंकि मानव को राज्य और सरकार के द्वारा किन किन सुविधाओं या कौन कौन से अधिकारों का भुगतान किया गया, उन सभी का अध्ययन भी अपने मानव स्वभाव के अध्ययन में शामिल होगा। प्लस एक चीज इंपॉर्टेंट है, वो यही है कि मानव स्वभाव निरंतर परिवर्तनशील है, इसलिए मानव स्वभाव का जो अध्ययन है वो संपूर्ण रूप से यहाँ पर ठीक प्रकार से हम इसको इंगित नहीं कर सकते कि मानव का स्वभाव ऐसा है, मेरा स्वभाव राज्य के प्रति या मेरा जो व्यवहार है वो सरकार के प्रति हो सकता है बेकार हो सकता है अच्छा हो, या सामने वाले व्यक्ति का व्यवहार राज्य सरकार के प्रति बहुत अच्छा हो, ये उसके व्यवहार पर ही डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि मानव को जो स्वभाव है वो कैसा होता है, निरंतर परिवर्तनशील। ठीक है, ये हमने इसके चारों पॉइंट्स की हमने यहाँ पे बात की है। मतलब राजनीति विज्ञान का अध्ययन का जो क्षेत्र है, परंपरागत की बात चल रही है अपने यहाँ पर कि राजनीति विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण का अध्ययन का क्षेत्र कौन कौन सा है? राज्य का अध्ययन, दूसरा है सरकार का अध्ययन, तीसरा पॉइंट अपना क्या था? राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन, राज्य व सरकार दोनों का अध्ययन। तीसरा पॉइंट था अपना चौथा, मानव स्वभाव का अध्ययन। मतलब राजनीति विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण में राजनीति विज्ञान का जो अध्ययन का जो क्षेत्र है वो है अपना चार, राज्य का अध्ययन, सरकार का अध्ययन, राज्य और सरकार का अध्ययन और मानव स्वभाव का अध्ययन। इन चारों क्षेत्रों के बारे में हमने यहाँ पे बात की है। अब आगे का जो अपना टॉपिक है उसके बारे में, या कि राजनीति विज्ञान को क्या हम विज्ञान की श्रेणी में रख सकते हैं या नहीं, या इसकी प्रकृति के अपन बारे में जो बात करेंगे वो हम कल के नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। आज के लिए बच्चों इतना ही। ओके, थैंक यू।